कुछ पॉइंट्स लिखे थे क्या बैलेंस बॉन्ड स्टार्ट किए थे कुछ पॉइंट्स? कुछ भी नहीं लिखे थे फिर हेडिंग लिया जो मैं आपको समझाया था उसको अपन लिख लेते हैं पहले। मेरे क्वेश्चन का जो वॉर्नरी आंसर के बाद वाई पॉइंट पर डायरेक्टली रिलेशन तो लेकिन हमने जो थर्ड पॉइंट लिखे उसको जो सेकेंडरी तो पहले चीज को कहते हैं वो ज्योमेट्री फॉर्म करने के लिए करते हैं तो ये तो रीजन हो सकता है। हाँ बट ज्योमेट्री ऐसी क्यों होती है ये नहीं पता ना, मतलब ऑक्टाहेड्रल होती है उन्होंने भी बोला, चार के लिए टेट्राहेड्रल होती है और स्क्वायर टेट्राहेड्रल होती है ये भी बोला, बट क्यों होती है ये नहीं बताया। वो क्यों होती है वो इन्होंने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन के कारण सारे ऑर्बिटल एक शेप के हो जाते हैं, एक साइज के हो जाते हैं, एक एनर्जी के हो जाते हैं, तो दे अलाइन देमसेल्व्स बाय रिपल्शन और वो ज्योमेट्री फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसमें लिखना बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर the main postulates of this theory are the main postulates of this theory are ये फर्स्ट पॉइंट लिखना in this approach in this approach in this approach the metal ligand bond in this approach the metal ligand bond the metal ligand bond is considered to arise by the donation of is considered to arise by the donation of pair of electrons by ligands to metal atom by ligands to metal atom by ligands to metal atom second point लिखना in order to accommodate these electrons in order to accommodate these electrons in order to accommodate these electrons the metal ion must possess the metal ion must possess the metal ion must possess requisite number of vacant orbital requisite REQUISIT मतलब required number of vacant orbital मतलब मान लीजिए 6 लाइगेंड्स आ रहे हैं उसके आसपास है ना, अगर 6 लाइगेंड आ रहे हैं आपके मेटल एटम के पास तो मेटल एटम के पास 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, तभी वो 6 ऑर्बिटल्स में वो 6 पेयर्स को बैठा पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, समझ रहे ना। तो अ मेटल एटम शुड हैव रिक्विजिट नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो रिक्विजिट नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी ठीक है, मतलब अगर उसको 6 ऑर्बिटल चाहिए तो ऐसी कोई भी 6 लगातार ऑर्बिटल नहीं होती जिसकी एनर्जी सेम होती है। आप डी के 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम ले सकते हो, बट कहीं ना कहीं आपको एस और पी भी यूज करना पड़ेगा, वहां पे एनर्जी क्या हो जाएगी, वेरी करेगी, एस की एनर्जी कम होगी, पी की एनर्जी उससे ज्यादा होगी और डी की एनर्जी उनसे ज्यादा होगी। तो वी नीड 6 ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, समझ रहे हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब वो 6 ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइजेशन करें, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट लिखना, अच्छा इसमें एक लाइन और लिखना हाइब्रिडाइजेशन वाली, ऑफ इक्वल एनर्जी लिखे फुल स्टॉप, these orbitals are obtained by hybridization these orbitals are obtained by hybridization these orbitals are obtained by hybridization ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, sometimes the unpaired
n-1 ब्रैकेट में लिखना n-1 लाइक दिस, और बाहर sometimes the unpaired n-1d electrons pair up as fully as possible prior to hybridization, prior यानी कि पहले hybridization के पहले, prior to hybridization, thus making some n-1d orbital, vacant, some n-d orbitals vacant. ये थर्ड वाले पॉइंट पे स्टार लगाना, मैं एग्जांपल लूंगा उसमें आपको समझाऊंगा ये थर्ड वाला पॉइंट, ठीक है, याद रखना, एक तो वापस आएंगे अभी, ठीक है। चलो फोर्थ पॉइंट लिखना, with the approach of ligand the metal ligand bonds are formed, the metal ligands bond are formed, the metal ligands bond are formed by the overlap of these orbitals, by the overlap of these orbitals. Okay, and last point लिखना, इस पॉइंट पे ना टेबल बनाना छोटी सी, आपको कोई हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में उसका ज्योमेट्री लगेगा, ठीक है। तो पहले कॉलम में लिखना हाइब्रिडाइजेशन एंड सेकंड कॉलम में ज्योमेट्री। आइए, हाँ ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में लिखो पहले sp3 ब्रैकेट में ना 4 भी लिखना, ये 4 क्या है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, sp3 जहां लिखेंगे ना वहां ब्रैकेट में 4 लिख लेना, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसकी ज्योमेट्री लिख लेना टेट्राहेड्रल, 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 प्लीज स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर तो पता ना आपको टेट्राहेड्रल क्या होता है, बाइपिरामिडल क्या होता है, ठीक है। देन ये वाला सेकंड लिखना TsP2, इसके ब्रैकेट में भी 4 लिखना, 4 ऑर्बिटल है अभी, sp3 कितने ऑर्बिटल्स हैं, 4 हैं, एक s और 3 p मिलके टोटल 4 ऑर्बिटल है ना, ये 4 आपस में हाइब्रिडाइज होकर 4 नई ऑर्बिटल बनाएंगे, समझ में आ रहा है, ये मत सोचना कि 4 मिक्स होके एक ऑर्बिटल बनाने वाले हैं, चारों आपस में मिक्स होके 4 नए ऑर्बिटल बनाने वाले, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। तो DsP2 आपका ये भी, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, और इसका ज्योमेट्री लिखना है स्क्वायर प्लेनार, स्क्वायर प्लेनार, स्क्वायर प्लेनार, ठीक है। अगला sp3d, अब इसमें कितने ऑर्बिटल है, 5, तो ये मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 5 होगा, तो ब्रैकेट में 5, और इसकी ज्योमेट्री लिख लेना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये कैसा होता है, आप एक प्लेन में एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर एक और उसके नीचे एक, हो गया पिरामिड, और 3 नीचे है, एक ऊपर एक, 5वां नीचे, हो गया 5, ठीक है। नेक्स्ट अगला लिखना sp3d2, 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 इसके ब्रैकेट में 6, अब ये 6 ऑर्बिटल है ना,
S1 P3 और D2 टोटल 6, ठीक है। और इसका ज्योमेट्री लिख लो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और एक हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, D2sp3, ज्योमेट्री सेम रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम रहेगा। अब दोनों में अंतर क्या मैं आपको बताऊंगा अभी। D2sp3, हाँ वही मैंने बोला कि दोनों का ज्योमेट्री भी सेम है और दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है, ठीक है। बस लिखने समय D2sp3 क्यों लिखते हैं और sp3d2 क्यों लिखते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। डन ये टेबल। तो ये सारे पॉइंट्स आपके बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, इसको मेरे ख्याल से थर्ड पॉइंट अभी अपन नहीं पढ़े हैं, बाकी फर्स्ट सेकंड पॉइंट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि ये मेटल लाइगेंड बॉन्ड को, क्या ध्यान देना, ये मेटल लाइगेंड बॉन्ड को कैसा कंसीडर कर रहा है कि मेटल सेंटर में रहेगा, लाइगेंड्स आके इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, जो हम पहले भी से पढ़ रहे हैं ना फर्स्ट क्लास से। तो उसके लिए सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हमने कि मेटल के पास कुछ रिक्विजिट नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए और वो सारे ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के होने चाहिए। इसलिए क्या होता है, वो अपने ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन करके उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को खाली रखता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट अभी अपन डिस्कस करेंगे एक आध एग्जांपल लेके। और फोर्थ पॉइंट में हमने लिख दिया कि हाइब्रिडाइजेशन जिस टाइप की होगी अकॉर्डिंगली वो ज्योमेट्री आपके कॉम्प्लेक्स की बनेगी। क्लियर है? तो एक एग्जांपल लेके आगे बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट एक एग्जांपल लेना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का पहले एग्जांपल लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है डालना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। एक एग्जांपल नीचे लिखना, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ CrNH3 का 6 ऊपर 3 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स आयन है ना, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। चलो, और इसका फॉर्मेशन कैसा होगा ध्यान देना, ये कैसे बना, इससे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है और इसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल क्यों आया, ठीक है। पहले मैं क्रोमियम का बना रहा हूँ। क्रोमियम आपका अगर एटम स्टेट में है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, अपन पीछे देखे थे, क्रोमियम इज नंबर 24, ठीक है ना। इसका अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन करूं तो क्या होता है, आर्गन तक सेम वैसे रहेगा ना, कितना होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये आर्गन हो गया। उसके बाद क्या आता है इसका 4s1 3d5, उसने देखे थे आपको ना कि 4s2 3d4, क्या हो जाएगा D में 4 रहेंगे लाइक दिस और 4s2 में D में 5 रहेंगे और 4s1 में, तो 4s में 1 रहेगा, तो डाउन स्पिन रहेगा, नहीं नहीं रहेगा वो ऐसी स्पिन में सेम जैसा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नाउ यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3 है ना, यदि ये तो 0 होता है, अमाइन तो आपका न्यूट्रल लाइगेंड है ना, तो इसका पूरा 0 मतलब ऊपर जो आपको 3 पॉजिटिव दिख रहा है ना, वो पूरा का पूरा किसका है क्रोमियम का, मतलब मुझे +3 बनाना पड़ेगा। क्रोमियम +3 कैसे बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके, अभी तो +3 बनेगा ना। कोई पॉजिटिव आयन कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन लूज करके, और कोई नेगेटिव आयन कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन गेन करके। अब यहाँ से अपन 3 इलेक्ट्रॉन को उड़ाने वाले हैं, तो पहले कौन सा उड़ेगा जो आउटर मोस्ट है, यानी कि 4s, और उसके बाद 3d के 2 उड़ेंगे, आया ना। तो कितना हो जाएगा, बचेगा अपने पास, यहाँ आपको बचेगा 3 बचेगा क्योंकि 2 उड़ने वाला है, उड़ने वाला मतलब लॉस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ का 1, समझ में आ रहा है क्या ना। कितने लाइगेंड आ रहे हैं उसके पास 6, तो उसको 6 ऑर्बिटल चाहिए खाली, कितनी खाली इसके पास p के 2 4 का 1, और इसके बाद 4 का p भी तो होगा ना, तो खाली होगा, 4 का p तो भरा ही नहीं है, 4 का p तो खाली पड़ा हुआ, राइट। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले हमने क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले एलिमेंट्स के नाम और एटॉमिक नंबर लिखा क्योंकि अब आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अपन ने Cr3 पॉजिटिव बना लिया लाइक दिस, 3 इलेक्ट्रॉन चलेगा, एक यहाँ से एक यहाँ से और एक यहाँ से, यहाँ तो क्लियर है सबको। अब जो 6 लाइगेंड आ रहे हैं उनको
6 इलेक्ट्रॉन पेयर देना है मेटल एटम को, बट मेटल एटम के पास तो 3 ही ऑर्बिटल हमको खाली दिख रही थी, 4p एक s कितनी दिख रही थी, पर p के भी तीनों की तीनों खाली है, 4p भी अभी कुछ नहीं पढ़ाया है, तो यहाँ का d का 2 एक s और p का 3, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अभी d2sp3 में d2 पहले क्यों आया, क्योंकि ये d किसका d है, 3 का d है, किसका d है, 3 का d है, और जब हम d4 का यूज करेंगे ना तब sp3 d2 होगा। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, करंटली वी आर यूजिंग d ऑर्बिटल किसका, n-1 d, याद है n-1 लिखिए ना, n का मतलब क्या है, अभी मैं जिस शेल में हूं, और अभी मैं कौन से पीरियड में हूं, 4th पीरियड में, ये टाइटेनियम, ये स्कैंडियम, ये क्रोमियम कौन से पीरियड में, 4th पीरियड में है, बट करंटली d कौन सा भरा रहा है, 3 का, इसलिए n-1 d, समझ में आ रहा है ना, n का मतलब हम किस शेल की बात कर रहे हैं, किस पीरियड की बात कर रहे हैं, 4th पीरियड की, इसलिए n का वैल्यू 4 है। अब n-1 है कि 4-1 करूंगा तो 3 आएगा, 3 के d में भरा रहा है आपका 2 पेयर, एक पेयर यहां जाएगा, एक पेयर यहां जाएगा, तो अब इन पांचों का होने वाला है, सॉरी 6 का होने वाला है हाइब्रिडाइजेशन। एम आई क्लियर, ये 6 आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे और 6 नए ऑर्बिटल बनाएंगे ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप। क्लियर है, और वो आपके 6 लाइगेंड्स इन्हीं में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले हैं। क्लियर है, चलो तो इसको लिखना, इसको लिखोगे कैसे, लाइन में लिखो इसके बारे में। The oxidation state of chromium is +3. The oxidation state of chromium is +3. The oxidation state of chromium is +3. And electronic configuration of chromium is अब पूरा हम बार नहीं लिखेंगे ना, डायरेक्टली आर्गन लिखना है ऐसा। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, आर्गन तक सेम रहेगा, उसके बाद 3d5 4s1 ये लिख के अब ये बना लेना, और फिर Cr3 पॉजिटिव का यहां तक बना लेना, यहां भी 4p को ना खाली रखना, तो हम इसको नीचे फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं और आगे, ठीक है, इतना तक बना लो, फिर अपन नीचे लिख लेंगे कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। नीचे लाइन में लिखना, Cr3 positive ion provides Cr3 positive ions provide 6 empty orbitals, 6 empty orbitals to accommodate 6 pair of electrons, to accommodate 6 pair of electrons from 6 molecules of ammonia, from 6 molecules of ammonia. हाँ भाई अमाइनो अमोनिया, ऐसे उसको अमोनिया बोलते हैं ना अपन, है तो अमोनिया, लेकिन नाम लिखने के लिए अपन अमाइन बोल रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोअमोनिया, ठीक
This results in T2sp3 hybridization, T2sp3 hybridization, T2sp3 hybridization, and is thus octahedral, and is thus octahedral, and is thus octahedral. ठीक है, पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगी? तो ये मैंने हो गया। हमने लास्ट क्लास में क्या बात की थी? अगर आपके स्ट्रक्चर में कहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक। अब ये छहों में तो एक एक पेयर आने वाले हैं, इसको एक अमाइन एक पेयर दे देगा, इसको दूसरा अमाइन दूसरा पेयर दे देगा, लाइकवाइज सारे एम्प्टी ऑर्बिटल्स में एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, बट ये तीन तो खाली रह जाएंगे ना, मतलब अनपेयर्ड रह जाएंगे, तो दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर है? तो एक लाइन उसके लिए भी लिख लो, द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, presence of unpaired electron shows its paramagnetic nature, shows its paramagnetic nature, shows its paramagnetic nature। ठीक है, एक एग्जांपल और लेना, ये आप लोग बनाओ जल्दी से। सेकंड, ऐसे ही एक और बनाएंगे अपन, उसमें लिखना बी FeCl6 का 3 नेगेटिव। ठीक है, इसका बनाओ, Fe का एटॉमिक नंबर 26, 26, 27, 28 याद रखना। आयरन कोबाल्ट निकल, फेको नहीं, ठीक है, फेको नहीं, देखते हैं ना दूसरों, फेको नहीं, FeCO फेको नहीं। 27, 28, सॉरी 26, 27, 28। First of all, find the oxidation number of iron in this compound. 3 -6 और उधर -3 प्लस है ना, उधर जाएगा साथ ना। कैसे निकल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का? x - 6 इज इक्वल्स टू -3, या फिर x इज इक्वल्स टू 6 - 3, यानी कि समझ में आ रहा है सबको? ये जरूरी निकालना, क्यों? क्योंकि आप Fe का कन्फिग्रेशन तो लिख लोगे, उसके बाद क्या बनाना है? Fe2 पॉजिटिव बनाऊं कि Fe3 पॉजिटिव बनाऊं? आपको उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ हमने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला पहले कि अमाइन तो 0 होता है, तो पूरा का पूरा 3 पॉजिटिव क्रोमियम का है, तभी तो अपन फिर दूसरा ये लिख पाए ना। समझ में आ रहा है क्यों हमें मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जानना जरूरी है स्ट्रक्चर बनाने के लिए? ठीक है, आयरन का कन्फिग्रेशन, आयरन का कन्फिग्रेशन 26 4s2 4s2 3d6 3d6 4s2 आएगा। तो एक 3d6 का एक चले जाएगा और 4s2 का 2 चले जाएगा, फिर 3 प्लस पे बना बता, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रहा है? तो ये 4sp3 sp3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 sp3 में काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा, हमको 6 ऑर्बिटल चाहिए। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना? sp3d2 है कि d2 sp3 है? आपका sp3d2 है। हाँ, sp3d2 है, d पूरा भरा हुआ है 3 बार। ठीक है, देखो और बात करो। Fe3 पॉजिटिव सब बना लिए ना? हाँ, Fe हो जाएगा आपका 3d6 like this, 1 2 3 4 5 6 and 4s2। यहाँ तक बना है? अभी ये भी नहीं बना। 3d5 सॉरी 6 3d6 4s2।
यहां तक 20 होता ना, 20 इलेक्ट्रॉन, और 6 और भरना रहेगा, 26 हो जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में डाउट है क्या माही, पक्का? अच्छा, Fe3 पॉजिटिव कैसे बनाए? इधर का 2 निकाल दिए, तीन इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना, तो 2 इधर का निकल गया, 1 इधर का निकल जाएगा, मतलब कुछ ऐसा रहेगा, होगा ऐसा। यहाँ पे 4p खाली बनाते रहना, आगे यूज करेंगे, ठीक है ना। अब पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, जिसमें स्टार लगाएंगे। हाँ, क्या क्या पढ़ रहे हो, उसको समझ में आ रहा है? समटाइम्स कभी कुछ लिखे ना, समटाइम्स जो लिखे होगा उसको मैं हिंदी में समझा रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। कभी कभार n-1 के d इलेक्ट्रॉन्स आपस में ही पेयरिंग कर लेते हैं टू गिव सम एम्प्टी d ऑर्बिटल्स। ये लिखा है, इसको किसको समझ में नहीं आया? ये 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाएंगे, पेयरिंग कर लेंगे, उससे क्या होगा, ये 2 खाली हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो B2sp3 ऐसा होगा। अब ऐसा इसमें क्यों हुआ, पीछे क्यों नहीं हुआ? समटाइम्स का मतलब क्या है, ये क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, ऐसा कुछ थोड़ी ना होगा। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो कभी कभार ऐसा होगा, ये किस टाइप का रीजन है? ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, मैं आपको कोई चीज का रीजन पूछूं तो आप ना बोलो कभी कभार ऐसा होता है, ऐसा थोड़ी ना होगा ना। मतलब ये ड्रॉबैक था एक्चुअली इस थ्योरी का, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये क्या था, ड्रॉबैक, कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से समझा नहीं पाए कि क्यों सीएन के साथ ऐसा हुआ पर पीछे आपका अमाइन के साथ ऐसा नहीं हुआ। पीछे अमाइन लिए थे ना, ligand was amine, amine was approaching the metal atom, here cyanide is approaching the metal atom। तो साइनाइड के केस में इनका पेयरिंग हो गया और इन्होंने अपनी ऑर्बिटल्स कुछ एम्प्टी कर दी। वही चीज यहां क्यों नहीं हुई इस केस? हो सकता था ना यहाँ भी तो पेयरिंग। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो एक्चुअली ये उनका ड्रॉबैक है, जब अपन ड्रॉबैक पढ़ेंगे। बट उन्होंने बस इतना बोल दिया था कि कुछ 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक होते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और दूसरे होते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ, विच आर यूजिंग इनर ऑर्बिटल्स फॉर देयर हाइब्रिडाइजेशन। जैसे ये आप अगर पेयरिंग कर लिया तो अभी क्या बन जाएगा, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये और ये 2 खाली बच गया, ये 4s का खाली और ये 4p के 3 खाली। तो अभी भी आपका कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3, अभी भी हाइब्रिडाइजेशन ही होगा ना। और यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, D का इनर वाला, आउटर वाला नहीं, आउटर तो 4d हो, माय आउटर ऑर्बिटल इज 4, इनर ऑर्बिटल इज 3। समझ में आ रहा है? तो इसको कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स विच आर यूजिंग इनर डी ऑर्बिटल्स, नॉट आउटर डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, और एक और चीज, अगर ये पेयरिंग नहीं होती, मान लो तो चीज समझना, अगर ये पेयरिंग नहीं होती तो डी कौन सा यूज करते, अपन 4 का डी यूज करते। 6 तो ऑर्बिटल खाली चाहिए ना मुझे, बिकॉज आयरन के पास 6 लाइगेंड आ रहे हैं दौड़ते हुए, तो उसको 6 तो जगह चाहिए ताकि वो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सके। तो फिर हम क्या करते हैं, डी का यूज करते, 3 2 सॉरी sp3 और टी का 2 यूज करते, तब sp3d2 होता ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो उसको अपन फिर आउटर ऑर्बिट में, बट उससे क्या होता, sp3d2 तो हो जाता, ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल हो जाती, बट ये हाईली पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाता, क्योंकि पांचों के पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने जब इसको पैरामैग्नेटिक बोला है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, आपने इसको पैरामैग्नेटिक बोला है, तो 5 अनपेयर्ड के लिए तो आप इसको उससे ज्यादा पैरामैग्नेटिक बोलोगे ना, कि इट इज मोर पैरामैग्नेटिक इन नेचर देन द प्रीवियस वन। इसको अपन लिखे थे ना लास्ट टाइम में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिस कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये याद आ रहा है, अभी जिस पीछे किए। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे sp3d2 बनता तो ये तो और ज्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर का होता, बट एक्सपेरिमेंटली निकाला गया कि ये डायमैग्नेटिक नेचर का है, इसलिए पेयरिंग हो गई। अगर है भी तो स्लाइटली पैरामैग्नेटिक है, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें। समझ में आ रहा है? ये उन्होंने एक्चुअली, ये उनका बेस था
कि अगर ये डायमैग्नेटिक है तो पेयरिंग हो जाएगी ताकि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन ना बचे, और अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो पेयरिंग नहीं होगी। समटाइम समझ आ रहा है, समटाइम इसमें हुआ पेयरिंग और इसमें पेयरिंग नहीं हुआ, तो इसको पैरामैग्नेटिक बोला, इसको ये डायमैग्नेटिक था इसलिए इसमें उन्होंने पेयरिंग दिखा दी। बट दिस इज नॉट द मतलब करेक्ट मेथड ऑफ प्रेडिक्टिंग द ज्योमेट्री या प्रेडिक्टिंग द हाइब्रिडाइजेशन कि sp3d2 नहीं, ये d2sp3 होगा क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का नहीं, ये डायमैग्नेटिक नेचर का है कंपाउंड। रिजल्ट एज्यूम नहीं, वो हाइब्रिडाइजेशन प्रूव नहीं कर पा रहे थे कि sp3d2 क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों d2sp3 होना चाहिए, तो उन्होंने डायमैग्नेटिक बिहेवियर का हेल्प लिया कि क्योंकि वो डायमैग्नेटिक है या स्लाइटली पैरामैग्नेटिक है इसलिए पेयरिंग होनी चाहिए। हम जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे ना, मैं थोड़ा सा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में एक दो लाइन आपको बता रहा हूँ। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ना उन्होंने लाइगेंड्स को पावर के हिसाब से अरेंज कर दिया कि ये वाला लाइगेंड स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, ये लाइगेंड वीक लाइगेंड है। अगर एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड एक मेटल एटम को अप्रोच करेगा ना तो वो इलेक्ट्रॉन को इतना रिपेल करता है कि वो पेयरिंग कर लेते हैं, और अगर एक वीक लाइगेंड आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाएगा तो पेयरिंग नहीं होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सीएफटी में अच्छे से समझाया कि क्यों किसी में पेयरिंग हो रही है, क्यों किसी में पेयरिंग नहीं हो गई, और इन्होंने किस चीज से समझाया उसको, ये पैरामैग्नेटिक था इसलिए पेयरिंग नहीं हुई, और ये डायमैग्नेटिक था इसलिए पेयरिंग हो गई। तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे। पहले आप इसको sp3d2 बोल दिए, बाद में पता चला कि ये तो पैरामैग्नेटिक है ही नहीं, तब फिर आपने इसको d2sp3 बोल दिया। ये कहाँ की बात है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सीएफटी में अच्छे समझाया कि उन्होंने प्रॉपर एक सीरीज बनाई, जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं ना, जहाँ पे मेटल्स आर अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। सबसे ऊपर का मेटल सबसे हाईली रिएक्टिव होगा और सबसे नीचे का मेटल लीस्ट रिएक्टिव होगा। इसी तरीके से ना उन्होंने भी एक सीरीज बनाई थी लाइगेंड्स, जहाँ पे सबसे पहला जो लाइगेंड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है और जो बाद वाला है सबसे वीक लाइगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड जब अप्रोच करेगा तो मेटल एटम्स के अंदर जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो रिपेल होके पेयरिंग कर देंगे। समझ रहे? मतलब मान लो ये लाइगेंड आ रहा है यहाँ से लाइगेंड आ रहा है, ठीक है, और वो एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, तो उसको देख के ये दोनों ना रिपेल होके पीछे आ जाएंगे, उससे रिपेल होके पीछे आ जाएंगे क्योंकि वो भी तो इलेक्ट्रॉन ला रहा है, उससे ये दो इलेक्ट्रॉन रिपेल होके पीछे आ जाएंगे। ये उसमें समझाया सीएफटी में। क्योंकि उसके बाद और कहाँ से होगा, ये अगर पेयरिंग कर लिए और इसके पास एक आ रहा है तो मतलब एक अगर आ रहे हैं तो एक आ रहा है बट वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आ रहा है ना, तो हाँ, तो ऐसा नहीं बोला कि पूरा एक पेयर के कारण दो ही रिपेल हो रहे हैं, ये भी रिपेल होगा बट ये रिपेल होके जाएगा कहाँ, कोई और ऑर्बिटल है नहीं ना उसके पास जाने के लिए, वो इसको अप्रोच कर रहा है, तो ये दो रिपेल होके पीछे आ गए, ये रिपेल होके जाएगा कहाँ, पीछे तो पूरा भर गया, ये यहीं रहेगा बस पूरी, और ये अपना पेयर लाके यहाँ रख दे। समझ में आ रहा है? तो अपन सीएफटी में पढ़ेंगे, बट अभी आप इसको ना पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के हिसाब से कैटेगराइज करो कि पहला वाला पैरामैग्नेटिक था जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसलिए वहां पेयरिंग नहीं हुई, और ये डायमैग्नेटिक है इसलिए अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए तो पेयरिंग हो गई। क्लियर है? ठीक है, तो ये बना लो Fe3 पॉजिटिव, आपने ये बनाना, पहले यही बनाना, पहला तो यही बनेगा Fe3 पॉजिटिव, उसके बाद जब ये बनाओगे ना उसके नीचे उसमें लिखना D2sp3 hybridized orbitals of Sp3 positive। ठीक है, आप इसको स्लाइटली पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, ये हाईली पैरामैग्नेटिक नहीं था इसलिए यहाँ पे पेयरिंग दिखा, और पेयरिंग नहीं दिखाते तो 5-5 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते जो कि जस्टिफाई नहीं कर पाते कि ये स्लाइटली पैरामैग्नेटिक क्यों है, इसको तो हाईली पैरामैग्नेटिक होना चाहिए था क्योंकि 5-5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। क्लियर है? दैट इज व्हाई इसमें sp3d2 ना होते क्या है d2sp3। समझ में आ गया ना? इसके पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं था, आपको कुछ पेयरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, पहले से आपको d2sp3 खाली दिख ही रहा है, यहाँ पे 2 d खाली दिख रहे हैं, यहाँ पे एक s और 3 p d2sp3, और यहाँ पे आपको दिखेगा।
समझ में आ रहा है? ठीक, चलो अगला एक एग्जांपल और लिखते हैं। देखो अगला फॉर्मेशन ऑफ COF6 3 नेगेटिव कोबाल्ट F6 यानी कि फ्लोराइड आयन है, फ्लोरिडो एंड 3 नेगेटिव। जल्दी ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का +3। अब थोड़ा जल्दी करेंगे ना, समझ में आ रहा है? +3 होगा नहीं। F अगेन फ्लोराइड 1 नेगेटिव है, जैसे क्लोराइड था 1 नेगेटिव, साइनाइड था 1 नेगेटिव, वैसे ही फ्लोराइड भी आपका 1 नेगेटिव होगा। तो -6 और उधर -3, ये -6 उधर जाएगा तो +6, सबका +3 आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा माही साधना, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, 26 तो आयरन का होगा ना, 3d7 4s 3d7 4s 3d7 27 ना 4s2 3d7 4s2 उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2। ऑर्बिटल डायग्राम बना लो डायरेक्ट, की कोबाल्ट का ऑर्बिटल डायग्राम बन जाएगा 3d7 एंड 4s का 2, 4p खाली छोड़ देना, ठीक है। नाउ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव बना लेना, कहां से निकाले, 2 यहां से निकाले और एक यहां का निकलेगा, ऐसा कुछ आएगा। देखो एक यहां से निकल गया 3d7 3d6 हो गया, और 2 यहां के निकल गए, डन है ना। अब ये है पैरामैग्नेटिक इन नेचर, तो अब आप बताओ क्या होगा। अगर ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है तो क्या होना चाहिए अगला स्टेप, फिर पैरामैग्नेटिक कैसे रहेगा? तो वो जो पेड़ वाला है वो हट जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा sp3d2, ये है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो इसमें मैंने क्या बोला कि ये डायमैग्नेटिक या स्लाइटली पैरामैग्नेटिक है, इसलिए पेयरिंग कर दिए, क्योंकि अगर 5 और 5 आपको इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिखते तो इसे अपन हाईली पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, आप स्लाइटली पैरामैग्नेटिक नहीं बोलते। तो आप ऐसा मान के चलो कि अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपने स्लाइटली बोल दिया, अगर 2-3 है तो आप उसको पैरामैग्नेटिक बोल दिए, 5 है 4 है तो हाईली पैरामैग्नेटिक। तो उस हिसाब से तो ये हाईली पैरामैग्नेटिक होना चाहिए था, बट ये है स्लाइटली पैरामैग्नेटिक, इसलिए इसमें पेयरिंग हो गई, तो ऑर्बिटल ये खाली हो गई, तो इसलिए कन्फिग आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया D2sp3। अब इसके लिए क्या बोला मैंने कि ये पैरामैग्नेटिक है, ये क्या है पैरामैग्नेटिक। अब अगर आप इसकी पेयरिंग करवाए ना तो ये तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या है मैंने बोला कि अगर आप इसका पेयरिंग कराए ये सोच के कि वही समटाइम वाला केस यहाँ पे भी आएगा कि ये दोनों लाइगेंड आया तो ये दोनों जंप करके पीछे आ जाएगा, ऐसा सोच रहे तो उससे कारण तो ये तीनों पेयर्ड हो गए फिर, और जो 6 फ्लोराइड लेके आ रहा है वो यहाँ बैठाएगा, यहाँ बैठाएगा, यहाँ 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 और यहाँ, तो सारे ही पेयर्ड हो गए, तो फिर ये पैरामैग्नेटिक कैसे हो जाएगा? समझ में आ रहा है? तो पैरामैग्नेटिक को जस्टिफाई करने के लिए, उसके मैग्नेटिक बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला कि अब ये पेयरिंग नहीं करेंगे और आउटर 4d का यूज करेंगे, तो sp3d2 ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होगी, बट दिस विल बी नोन एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसको कहेंगे अपन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, बना लो उसको sp3d2 तो ही यूज करेंगे। आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही होगा, ठीक है।
but we are using outer orbitals, not inner orbitals. n-1d यूज नहीं कर रहे हैं, nd यूज करते हैं. nd समझ लो ना, nd मतलब 4d और n-1d मतलब 3d. यहाँ पे 3d यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि पैरामैग्नेटिक नेचर का है ये, और पैरामैग्नेटिक है तो सम अनपेड इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर. और अगर आपने पेयरिंग कर दी तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो फिर आप कैसे बोलोगे कि पैरामैग्नेटिक? तो टू जस्टिफाई इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है. मैं क्लियर? देखो हर बार यही हो रहा है कि वो 6 ऑर्बिटल खाली कर रहा है. 6 ऑर्बिटल क्या कर रहा है वो? खाली, क्योंकि उसके पास 6 लाइगेंड आ रहे हैं. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उसको 6 ऑर्बिटल खाली रखनी है. अब वो sp3d2 बनाएगा कि d2sp3 बनाएगा, वो डिपेंड करेगा कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है. ऐसा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा, क्योंकि वो अभी लाइगेंड के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा था कि एक जो लाइगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, दूसरा वीक था. Am I clear? ना, वो लाइगेंड के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो बस ये सोच रहा है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो पेयरिंग नहीं करेंगे तो आगे वाला ऑर्बिटल यूज होगा लाइक दिस. और अगर वो डायमैग्नेटिक है या स्लाइटली पैरामैग्नेटिक है तो वो पेयरिंग कर लेगा और फिर इनर ऑर्बिटल्स यूज होंगे, d2sp3 नॉट sp3d2. और यहाँ पे sp3d2 नॉट d2sp3. तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है. ठीक है, इसके नीचे लिख लेना 6 electron pairs donated by 6 electron pairs donated by 6 electron pairs donated by F negative ions. 6 electron pairs donated by F negative ions accommodate 6 sp3d2 orbitals. 6 sp3d2 orbitals. 6 sp3d2 orbitals, making the complex highly paramagnetic. Making the complex highly paramagnetic. 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, समझ में आ रहा है? तो हाईली पैरामैग्नेटिक. एक वाले को साइक्ली बोले और 2-3 वाले को पैरामैग्नेटिक. ठीक है, ये इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल क्या होता है इसको लिख लेते हैं अपन नीचे. एक बार एक पिछले एग्जांपल दिया था FHCl6 वाला, उसमें F का 3 था, तो एक से एग्जांपल है F का 2 होता है, वैलेंसी पे क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन निकलता बाहर. सर तो उसमें कुछ ऐसा स्पेशल केस लगता है? नहीं, वो देख स्पेशल केस ना सिर्फ लाइगेंड के ऊपर डिपेंड करेगा. देखो पहला वाला अमाइन के कारण कुछ रिपल्शन नहीं हो रहा था, बट साइनाइड के कारण रिपल्शन हुआ, और F नेगेटिव के कारण भी कोई रिपल्शन नहीं हो रहा. हम आखिरी थ्योरी को सही मानेंगे CFT के, तो उससे आप कंक्लूड करोगे कि इसका ऑर्बिट, इसका हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 क्यों हुआ, sp3d2 क्यों हुआ, क्योंकि ये जो लाइगेंड आ रहा था ना, ये थोड़ा वीक लाइगेंड था, इसने इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं किया, इसलिए ये आगे वाले ऑर्बिटल्स में फिलिंग हुई. और Cn नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है जिसने आपके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया, जिससे वो इनर ऑर्बिटल को यूज किया. हम ये आखिरी में कंक्लूड करेंगे जब CFT पढ़ लेंगे. ठीक है, बट अभी हम मैग्नेटिक नेचर का यूज करके बता रहे हैं. जो पैरामैग्नेटिक है उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए, जो डायमैग्नेटिक है या स्लाइटली पैरामैग्नेटिक है उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होने चाहिए, इसलिए वो पेयरिंग कर रहे हैं. ठीक है, सर बुक में मतलब एग्जांपल ये FHCl6 तो -4 होता है. ठीक है, हाँ एक एग्जांपल लिख दिए, मैं उसको स्किप करा देती हूँ, वो सेम है वैसे. FeCl6 -4. हाँ Cn आएगा तो फिर केस तो लगेगा ना स्पेशल. हाँ वो लगेगा वीक पेयरिंग वाला, क्योंकि अगेन ये भी स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है. जब Cn ऊपर यूज किए थे FeCl6 3 नेगेटिव, तो वहां भी पेयरिंग हुई थी, तो यही लाइगेंड यहाँ पे भी यूज हो रहा है. अगर जो आप बोल रहे हो ना एग्जांपल वही है ना, FeCl6 का 4 नेगेटिव, ऐसा बोला ना आपने. तो यहाँ भी जब Cn आएगा तो पेयरिंग होगी, इसका भी सेम वैसे बनेगा. अगेन आपका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 होगा. ठीक है, चलो हाँ बस वो आउटर और इनर का लिख लो, फिर अपन एंड करते हैं. नीचे लिखना वी हैव सीन दैट, ये तीनों एग्जांपल समझ में आ गया ना.
D2sp3 कब हो रहा है, sp3d2 कब हो रहा है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, इतना समझ लेना, ठीक है। We have seen that in octahedral structures, we have seen that in octahedral structures, the central metal atom, the central metal atom, the central metal atom either uses the central metal atom either uses inner n-1d orbitals, inner मतलब समझ गए ना 3d, inner n-1d orbitals और outer nd orbitals। आउटर का हमने थर्ड एग्जांपल देखा है ना, और पहले दो इनर एग्जांपल्स थे। D2sp3 इनर है और sp3d2 आउटर, ठीक है। तो मेटल एटम यूजेस आइदर इनर और आउटर फॉर हाइब्रिडाइजेशन, accordingly complexes are classified as first लिखना, first inner orbital complexes, first inner orbital complexes हाइफन डाल लिखना। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही थी, D2sp3 इनर वाला ना, D2sp3 D के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि D पहले लिखा रहा है तो इनर, D बाद में लिखाएगा तो आउटर, ठीक है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, D2sp3 full stop। in this case electrons of the metal are made to pair up, समझ में आ रही, इलेक्ट्रॉन पेयर अप किए ना, electrons are made to pair up, so the complex will be either diamagnetic or slightly paramagnetic, So these complexes are also called low spin complexes, तो बताएगा ऐसा क्यों, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं इसको। आपको स्पिन क्वांटम नंबर याद है, प्लस हाफ माइनस हाफ होता था, इसको आप प्लस हाफ लोगे, ये वाले का स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ होगा, फिर ऐसे ही इसका प्लस हाफ, इसका माइनस हाफ, इसका प्लस हाफ। अब ये प्लस हाफ माइनस हाफ आपस में कैंसिल, जहां अगर पेयरिंग हो रही है मतलब उनके स्पिन कैंसिल, तो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मतलब स्पिन लो होगी, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण ही स्पिन रहेगी। ये तो पेयरिंग हो गया ना, ये कट गया पूरा स्पिन, ये भी स्पिन कट गया, सिर्फ ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इसमें देखो ये वाले में जहां आपके पांचों के पांचों ऐसे, सॉरी 3 ऐसे, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स sp3d2, सॉरी ये sp3d2 कहां गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसमें देखिए 4 स्पिन है, 4 हाफ है, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो इसका कुछ ना कुछ नेट स्पिन होगा। अगर ये सबको पेयर कर दूं तो इसका स्पिन 0 हो जाएगा, इसका पेयरिंग कर दूं तो ये भी स्पिन 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, इसका पेयरिंग कर दूंगा तो ये भी 0, समझ में आ रहा है। तो इनर ऑर्बिटल में हम पेयरिंग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपका लो स्पिन जाता है, इसलिए इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर आल्सो कॉल्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, क्लियर है।
इसका एग्जांपल लिखो, एग्जांपल्स CONH3 का 6 ओवरऑल 3 प्लस, CONH3 का 6 ओवरऑल 3 प्लस। अब देखो आप, यही कोबाल्ट में जब फ्लोराइड आया था तो ये sp3d2 बनाया, और यही कोबाल्ट में जब अमाइन आया तो ये D2sp3 बनाया। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? ठीक है, एक और एग्जांपल लिखना, MnCN6 का 3 नेगेटिव, MnCN6 का 3 नेगेटिव। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखना, CrH2O6 का 3 पॉजिटिव, CrH2O6 का 3 पॉजिटिव। डन, ये पहला टाइप का कॉम्प्लेक्स हुआ। सेकंड लिख लो, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस या कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इसमें सारी चीजें ऑपोजिट हो जाएंगी। वहां क्या लिखे थे अपन, वहां हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखे थे, D2sp3, यहाँ क्या हो जाएगा sp3d2। लिखते चलो sp3d2 आपका हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये आउटर ऑर्बिटल यूज करेगा, यानी कि 4 का डी यूज करेगा, इनर वाला 3 का डी यूज कर रहा था, इसलिए D2sp3, ये sp3d2। क्लियर है? ओके, फुल स्टॉप डाल के अब अगला लाइन क्या लिखे थे उसमें, इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स आर मेड टू पेयर अप, था ना, यहां पे लिखना, इन दिस कॉम्प्लेक्स large number of unpaired electrons are present, large number of unpaired electrons are present, large number of unpaired electrons are present, making the complex paramagnetic या highly paramagnetic, making the complex paramagnetic। और उसको लो स्पिन बोले थे, इसको क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। These complexes are also called high spin complex। ऊपर को फॉलो करके लिखते जाओ पूरा। These complexes are also called high spin complex। ठीक है, एक एग्जांपल अपन यही डिस्कस किया, इसको लिख लेना, COF6 का 3 नेगेटिव। इफ एग्जांपल में COF6 का 3 नेगेटिव। कुछ और लिखो, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। लिखना, MnCl6 का 3 नेगेटिव, Mn मतलब मैंगनीज हो गया, 6 लाइगेंड्स कौन से हैं, Cl6 है और 3 नेगेटिव। एक और लिखो, FeF6 का 3 नेगेटिव, FeF6 का 3 नेगेटिव, FeF6 का 3 नेगेटिव। ठीक है, एंड लास्ट एग्जांपल, Ni यानी निकल, NH3 का 6 अमाइन है, एंड ओवरऑल 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये कुछ आपके एग्जांपल्स हो गए। तो आज हमने ये ऑक्टाहेड्रल देखा है, और नेक्स्ट क्लास में अपन टेट्राहेड्रल स्क्वायर पेनार्क देखते हैं कि इसमें कैसा होगा कॉन्फ़िगरेशन, मतलब स्टेप्स ऐसे ही रहेंगे पूरे। आप पहले अपने मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, सेकंड स्टेप आप उसका कितने ऑर्बिटल्स खाली हैं उसके लिए देखोगे कि एक्चुअली देखो, आपको मैं अगर दे दूं तो आप बता नहीं पाओगे कि पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, अनलेस एंड अनटिल आपने उसका एक्सपेरिमेंट किया, आपने देखा है कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल हो रहा है कि अट्रैक्ट हो रहा है। दिस वाज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी, कि वो समझा नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी लाइगेंड के साथ मतलब पेयरिंग हो रही है, किसी के साथ नहीं हो रही है, वो चीज को समझा नहीं पाए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे बस समझाना है, ये वाला एक आइसोमरिज्म का, बस 1 मिनट और लगेगा। आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। CONH3 का 5 NO2 और बाहर है आपका Cl3।
क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ दिस एंड नेम द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। क्वेश्चन समझ में आ गया? स्ट्रक्चर अपन 4 पढ़े थे ना, क्या क्या था? लिंकेज, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन एंड आयनाइजेशन। याद है? अब कोऑर्डिनेशन तो इसमें पॉसिबल नहीं, कोऑर्डिनेशन में तो दोनों एंटिटी कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता। हाइड्रेट नहीं हो सकता क्योंकि पानी नहीं है इसमें, तो हाइड्रेट भी नहीं हो सकता। बचा 2। लिंकेज पॉसिबल है क्योंकि इसमें NO2 है। NO2 है मतलब एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है ना ये, तो ONO हो सकता है, मतलब इसका एक आइसोमर क्या बन सकता है? CONH3 का 5 ONO और इस आयनाइजेशन का नाम क्या है? लिंकेज आइसोमराइजेशन। समझ में आ रहा है? ऐसे याद रहना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि अपन अभी जो पढ़ रहे हैं उसके पहले पर भूल जाए। तो अभी पढ़े थे ना 2-3 क्लास पहले, ठीक है? इसके अलावा और कोई आयनाइजेशन या कोई और आइसोमराइजेशन पॉसिबल है क्या इसमें? कोऑर्डिनेशन वाला लेकिन शायद NO2 पोटेंशियल लाइगेंड नहीं है ना, लाइगेंड है ना, बट लाइगेंड तक तो अंदर लिखा है। सब पोटेंशियल लाइगेंड मतलब लाइगेंड होना चाहिए, इट शुड बी केपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, उसको पॉसिबल है। हाँ वो पॉसिबल है, बट क्या बोल रहा है वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर तो वो दो कॉम्प्लेक्स एंटिटी के बीच में बनता है कि उनके कोऑर्डिनेशन वाले कंपाउंड्स एक्सचेंज हो गए। आप जो बोल रहे हो ना वो बेसिकली किस टाइप का है, वो होगा आयनाइजेशन आइसोमर। आप NO2 को बाहर ले आओ और एक Cl को अंदर ले, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा CONH3 का 5, ये तो ऐसे रहेगा, इसको कुछ नहीं छोड़ रहा है। ये जो आपका NO2 है इसको मैं बाहर लेके जा रहा हूँ, ये एक ही पेयर तो दे रहा है ना, वो एक पेयर तो आपका Cl भी दे सकता है जो बाहर पड़ा हुआ, और बाहर आपका NO2 और Cl। समझ रहे? अब इसका ऐसा कोई नाम नहीं क्योंकि अपन ने कोई ऐसा टाइप का कंपाउंड नहीं पढ़ा जिसमें काउंटर आयन 2 हो, बट आइसोमर बन सकते हैं। तो ये किस टाइप का आयनाइजेशन हो जाएगा? आइसोमराइजेशन हो जाएगा, आयनाइजेशन आइसोमराइजेशन। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछा है आपसे। अगर स्टीरियो पूछता ना तो अपन ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल देखते हैं, बट आपसे क्या पूछा है? बस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। 2 टाइप के आइसोमर्स थे ना, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक स्टीरियो। फिर स्ट्रक्चर में 4 थे जिसमें 2 तो अपन ऐसे ही छोड़ दी क्योंकि हाइड्रेट नहीं हो सकता, इसमें पानी नहीं है। कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता क्योंकि इसकी दूसरी एंटिटी नॉर्मल है, कॉम्प्लेक्स है। तो बचे 2, दोनों इसमें पॉसिबल है क्योंकि ये वाला भी लाइगेंड हो सकता है, ये भी लाइगेंड हो सकता है, तो वो हो गया आयनाइजेशन पॉलीमराइजेशन, और दूसरा आपका हो जाएगा लिंकेज ONO या NO2 एम्बिडेंटेड। ठीक है, चलो थैंक यू। अभी रुकना फिजिक्स क्लास के लिए।